नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेक इन इंडिया की, जिसके 10 साल की यात्रा पूरी हो गई। यानी कि अब मैं यहाँ पे एक टॉपिक वाइज सीरीज प्रारंभ करने जा रहा हूँ। टॉपिक वाइज करंट अफेयर होगा, जिसमें हम बात करेंगे पूरे एक साल के, यानी कि वर्ष 2024 से और लेकर अभी तक, यानी कि 2025 चल रहा है। 2025 तक जितने भी करंट अफेयर होंगे, हम सबको टॉपिक वाइज करंट अफेयर के रूप में ला रहा हूँ। जिसमें आज हम बात करेंगे मेक इन इंडिया की। बहुत ही कम शब्दों में भी बहुत सारी चीजें करा दूंगा। ये सभी वीडियो आपको आपके जो आगामी मेंस एग्जाम है उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे वो यूपीएससी का मेंस हो, यूपीपीसीएस का मेंस हो, बीपीएससी का मेंस हो और आरएएस, यानी कि जितने भी मेंस एग्जाम है उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सभी टॉपिक रहेंगे। आपको एक बार में टॉपिक देख लेना है और अपना नोट्स बना लीजिए। नहीं तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं सबसे पहले मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया के परिचय से शुरू करते हैं कि इसका परिचय देखते हैं क्या है। कि मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत 25 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना और विदेशी निवेश आकर्षित करना। इस पहल के तहत भारत में रोजगार के अवसरों का सृजन होगा और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन मिलेगा। यानी कि इसके उद्देश्य को समझना बहुत ही जरूरी है कि भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना और विदेशी निवेश आकर्षित करना, एफडीआई को आकर्षित करना, और उसके साथ साथ में इस पहल के तहत भारत में रोजगार के अवसरों का सृजन करना और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देना। तो ये हो गया इसका परिचय के रूप में हम लिख सकते हैं। अब इसके उद्देश्य का देखते हैं क्या क्या है। तो इसके उद्देश्य में देखते हैं सबसे पहले कि विनिर्माण क्षेत्र का विकास, उसके बाद रोजगार सृजन देखेंगे, फिर एफडीआई को आकर्षित करना, औद्योगिक विकास करना और आयात पर निर्भरता को घटाना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि विनिर्माण क्षेत्र के विकास को देखते हैं कि इसमें सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के विनिर्माण क्षेत्र में योगदान 16 से 17% से अब 25% बढ़ाए, 25% तक करना। ये विनिर्माण क्षेत्र में जीडीपी के योगदान को बढ़ाना है। अभी वर्तमान में 16 से 17% है, लेकिन उसको कितना करना है? तो 25% करना, ये इसका लक्ष्य है। फिर क्या है? मतलब इसके लक्ष्य है, देखो इसका उद्देश्य भी बोल सकते हो, लक्ष्य भी बोल सकते हो। ये उद्देश्य में पहला है विनिर्माण क्षेत्र का विकास, दूसरा है रोजगार सृजन। तो युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार उत्पन्न करना, ये इसका उद्देश्य रहा है। फिर एफडीआई को आकर्षित करना, तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को सरल और सुविधाजनक बनाना, ये किया है। किसके तहत? तो मेक इन इंडिया के जो है 10 साल की यात्रा में क्या क्या चीजें, क्या क्या उद्देश्य थे, तो इन सब के लिए लाया गया था। तो वही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। चौथा है औद्योगिक विकास के लिए, तो स्मार्ट शहरों और औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण करने के लिए। फिर पांचवा उद्देश्य के रूप में है आयात पर निर्भरता को घटाना, यानी कि स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देना। अब इसके तहत देखते हैं प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौन कौन से थे जो कि मेक इन इंडिया ने प्राथमिकता दी थी। तो मेक इन इंडिया ने 25 क्षेत्रों को प्राथमिकता दी, जिनमें प्रमुख कुछ क्षेत्र हैं, जैसे ऑटोमोबाइल्स को, रक्षा उत्पादन को, फार्मास्यूटिकल्स को, इलेक्ट्रॉनिक्स को, सूचना प्रौद्योगिकी को, खनन को, बायोटेक्नोलॉजी को, ऊर्जा को, रेलवे को। तो ये ऐसे कुछ पॉइंट है, तो कुल मिलाकर 25 क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें मेक इन इंडिया ने क्षेत्रों पर प्राथमिकता दी है। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिखे हैं, तो इनको आप विशेषकर अपने आंसर में जोड़ सकते हो। अब है 10 वर्ष की उपलब्धि क्या क्या की है, मेक इन इंडिया की जो उपलब्धि रही है 10 वर्ष की, वो क्या रही है। सबसे पहला है कि एफडीआई में वृद्धि, फिर है रोजगार के अवसर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार, फिर चौथा पॉइंट है उद्योग और निर्यात में वृद्धि, और पांचवा पॉइंट है स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता, इससे बढ़ी है। तो उपलब्धि में सबसे पहले देखते हैं भारतीय एफडीआई में वृद्धि कैसे हुई है। तो भारत में पिछले दशक में रिकॉर्ड स्तर पर विदेशी निवेश हुआ है। तो पिछले दशक में रिकॉर्ड स्तर पर क्या हुआ? विदेशी निवेश हुआ है। 2014 से 23 के बीच एफडीआई में 85% की वृद्धि देखी गई। तो एफडीआई में कितनी वृद्धि देखी गई? तो 85%, 85% की वृद्धि देखी गई है। फिर देखते हैं रोजगार के अवसर। रोजगार के अवसर कैसे? तो औद्योगिक क्षेत्रों और स्टार्टअप में लाखों नौकरियां उत्पन्न की हुई हैं। तो औद्योगिक क्षेत्रों में और जो स्टार्टअप ओपन हुए हैं, तो उनसे क्या हुआ? लाखों नौकरियां उत्पन्न हुई हैं। और एमएसएमई को विशेष प्रोत्साहन दिया गया। तो एमएसएमई को भी प्रोत्साहन दिया गया मेक इन इंडिया के तहत। फिर एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार। सुधार क्या है? तो भारत की रैंकिंग 2014 में 142 थी, से सुधर कर 2023 में 63 तक पहुंच गई है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में
जो जहाँ पे यानी 2014 में जब मेक इन इंडिया शुरू हुआ था उस समय रैंकिंग 142 थी, और वो सुधार करके 2023 में 63 नंबर पे पहुंच गया है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। फिर है उद्योग और निर्यात में वृद्धि। तो उद्योग और निर्यात में वृद्धि, भारत वैश्विक मोबाइल फोन उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। तो पहला तो चाइना है, दूसरा है भारत वैश्विक मोबाइल फोन उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। और इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर में निर्यात में कई गुना पर क्या बढ़ोतरी या बढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग और ऑटोमोबाइल उद्योग सेक्टर में भी निर्यात को क्या हुआ, बढ़ावा मिला या बढ़ा हुआ है। फिर है स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता। स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता में क्या उपलब्धि ली है, तो रक्षा उपकरणों और अन्य तकनीकी उत्पादों में स्वदेशीकरण की दिशा में तेजी आई है। और मेक इन इंडिया उत्पादों की वैश्विक मांग बढ़ी है। तो मेड इन इंडिया जो बढ़ी है ना, इंडिया में जो हो रही है वस्तुएं बन रही है, तो मेड इन इंडिया में वो जो उत्पाद है उनको वैश्विक मांग मिली है। तो ये हो गया आपका क्या, 5 पॉइंट हो गए जो कि उपलब्धि के बारे में। आप इनको भी आप अपने आंसर में जोड़ के लिखोगे। फिर एक चुनौतियां, चुनौतियां क्या क्या है। चुनौतियों में सबसे पहले नीतिगत कार्यान्वयन में कमी। तो चुनौतियां ये थी, नीतिगत जो कार्यान्वयन है उसमें कुछ कमी। दूसरे है बुनियादी ढांचा में कमी। फिर है कि बुनियादी ढांचा वैसा नहीं था जिससे चुनौती के रूप में उभरा है। फिर कुशल श्रम बल की कमी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा। तो नीतिगत कार्यान्वयन में कमी में कुछ योजनाएं जमीनी स्तर पर पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाई हैं। तो कुछ योजनाएं जो है वो जमीनी स्तर पर पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाई है। दूसरा बुनियादी ढांचा, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक ढांचे की कमी। तो ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक ढांचे की कमी देखी गई। तीसरा है कुशल श्रम बल की कमी। तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की गति अपेक्षा से धीमी रही है। स्किल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम चलाया गया था उसकी गति क्या रही है, तो धीमी रही है। फिर है वैश्विक प्रतिस्पर्धा, चीन, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा रही है। तो चीन से, वियतनाम से और बांग्लादेश से क्या रहा है, तो बांग्लादेश से कड़ी प्रतिस्पर्धा रही है। अब है कि भविष्य की योजनाएं, भविष्य की योजनाएं क्या है, इसने किया है तो मेक इन इंडिया ने, तो सबसे पहला ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया है। तो ग्रीन एनर्जी पर और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग पर। दूसरा है डिजिटल इंडिया के साथ समेकन करना। तो डिजिटल इंडिया के साथ समेकन किया है। और एमएसएमई का विकास करना और वैश्विक निवेशकों को प्रोत्साहन देना। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग क्या हुआ। तो इसमें सौर ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में निवेश किया है। तो सौर ऊर्जा में और हरित हाइड्रोजन जैसे क्षेत्र है उनमें निवेश है। दूसरा है कि डिजिटल इंडिया के साथ समेकन किया है। तो दूसरा क्या है, डिजिटल इंडिया के साथ समेकन, जो कि उद्योग 4.0 को अपनाया गया। तो उद्योग 4.0 को अपनाना। फिर तीसरा पॉइंट है एमएसएमई के विकास से संबंधित योजना। तो छोटे और मझोले उद्योगों को अधिक वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना। तो ये है भविष्य की योजना है। फिर ये चौथा है वैश्विक निवेशकों को प्रोत्साहन, एकल विंडो क्लियरेंस और लॉजिस्टिक में सुधार। तो ये हो गया इसका भविष्य की योजनाएं क्या क्या है। अब देख लेते हैं निष्कर्ष कि मेक इन इंडिया अभियान के 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि चुनौतियों के बावजूद ये पहल आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार करने में मील का पत्थर साबित हो रही है, और भविष्य में इसे और अधिक कुशलता से लागू करने की आवश्यकता है। तो ये आपका विधिवत रूप से मैंने मेक इन इंडिया का पूरा जो नोट्स के रूप में आपको बता दिया है, और क्या क्या चीजें आपको अपने नोट्स में लिखनी है, तो ये सभी चीजें आप लिख सकते हो। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें अच्छा, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि ये जानकारी सबको मिल पाए और सबका अच्छा खासा एग्जाम हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसमें हम बात नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, मतलब पिछले एक साल के करंट अफेयर को मैं जल्द ही खत्म कर दूंगा। आपका जितने भी एग्जाम्स है उन जो भी मेंस एग्जाम्स है उन सब एग्जाम्स, चाहे बीपीएससी के एग्जाम से पहले ही आपको समाप्त हो जाएगा। और बी यूपीएससी का एग्जाम है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, तो ये भी आप वहाँ भी आप इसको पढ़ सकते हैं। आरएस का एग्जाम हो तो उसके लिए भी मेंस टॉपिक बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं सभी एग्जाम को लेकर चल रहा हूँ कि जितने पीसीएस मेंस एग्जाम है उन सबको लेकर चल रहा हूँ कि जिस जिस तरीके से आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट में उपलब्ध करा सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।